Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. ब्रो पीछे से लाइट बहुत ज्यादा आ रही है, जरा वो खिड़की गिरा दो। आमना को लेटिन कर दीजिए। देखिए कल मैंने 2 क्वेश्चन किए थे लास्ट में। एक तो आपसे एक्सप्लेन था। सर भावना को लेटिन कर दीजिए। क्या क्या? अच्छा गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर कल वो जो लास्ट में क्वेश्चन छोड़ा था उसका आंसर क्या है बता दीजिए। देखिए ये 2 क्वेश्चन है। एक बार आपने 2 ब्लॉक सिस्टम को स्प्रिंग से कनेक्ट करके रखा हुआ बुलेट फायर किया और एक बार आपने स्ट्रिंग से कनेक्ट करके रखा हुआ बुलेट को फायर किया। ठीक है, सिंपल हमें क्या करना है, दोनों केस में मोमेंटम कंजर्व होगा, लेकिन इस वाले केस में इस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे आपने बुलेट को फायर से टकराएगा तो यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स डेवलप होगा वो कैसा होता है, नॉन इंपल्सिव। याद रखिएगा, स्प्रिंग फोर्स इज नॉन इंपल्सिव। ठीक है, सो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम 0। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ठीक है, इस वाले केस में ये दोनों ब्लॉक आपके किससे जुड़े हुए हैं, स्प्रिंग से। अगर ये मूव करेगा तो ये भी मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये है पूरा सिस्टम। एक इस सिस्टम में तीनों चीजें आ रही हैं। तो यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। स्प्रिंग वाले केस में और स्प्रिंग वाले केस में चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे यही सिस्टम बनेगा और इस वाले केस में तीनों ही सिस्टम बनेगा। बस इतना नोट कर लीजिए, इससे ज्यादा क्रिटिकल क्वेश्चन नहीं है अगर बाई चांस आए। इन 2 चीजों को अपने वर्डिंग में लिख लीजिएगा। सर ऊपर स्प्रिंग वाले में नॉन इम्पल्सिव क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग में तुरंत फोर्स जनरेट नहीं होगा, उसमें टाइम लगेगा फोर्स जनरेट होने में। जब तक ये मूव नहीं करेगा तब तक स्प्रिंग फोर्स में फोर्स डेवलप नहीं होगा। इसकी बता रहा हूँ मैं, उस इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ, जस्ट बिफोर हिटिंग एंड आफ्टर हिटिंग। बॉम्ब एक्सप्लोजन बता दिया, बता दिया।
अब देखिए मोमेंटम कंजर्वेशन के लास्ट टॉपिक है गन प्रॉब्लम। रिकॉइलिंग ऑफ गन, ठीक है। देखिए यहाँ पे जब आपने बुलेट फायर किया तो यहाँ पे कई बार क्वेश्चन में लिखा रहता है मजल वेलोसिटी, ठीक है। अगर मजल वेलोसिटी जैसे कि मैंने मान लिया v0 गिवन है आपको और ये आपका क्या है मजल वेलोसिटी। मजल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? क्वेश्चन देखा होगा जरूर आप। मजल वेलोसिटी का मतलब क्या होगा? तो बुलेट को आगे भेजता है। इसका मतलब वो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन, इस चीज को ध्यान रखिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन में मसल वेलोसिटी दिया हुआ है इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन दिया हुआ है, ठीक। अब सिंपल कॉमन सेंस क्या है, जब आपने बुलेट को फायर किया तो सिंपल, अगर मेरे को बुलेट को फायर करना है गन से तो मेरे को एक फोर्स देना पड़ेगा बुलेट को, तभी वो बाहर निकलेगा मजल से, ठीक है। तो जब आपने बुलेट को फायर किया गन से तो गन ने क्या किया, एक फोर्स अप्लाई किया बुलेट के ऊपर, तो बुलेट भी क्या करेगा, जब फोर्स अप्लाई करेगा गन के ऊपर, ठीक है। तो दोनों फोर्सेस क्या है, इक्वल है और एक दूसरे के अपोजिट है, और एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पे नेट फोर्स ऑन द सिस्टम क्या होगा, 0। अगर नेट फोर्स 0 है इसका मतलब मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व, ठीक है। ये बताइए कि जो मोमेंटम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, यस सर करता है। ठीक है ना। बस यहाँ पे ये डिफरेंस आता है, क्योंकि कई बार आपको गन की वेलोसिटी पूछता है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ गन, अगर मजल वेलोसिटी गिवन है, ठीक है। आपको मजल वेलोसिटी गिवन है और आपसे पूछा गया फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ गन या सिंपल रिकॉइलिंग ऑफ गन, कितनी वेलोसिटी से गन आपके पीछे की तरफ है, ठीक। तो यहाँ पर ये जो v है ये वेलोसिटी ऑफ गन है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। लिख दिया ये, बस यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस का चाहिए है कुछ नहीं। v का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ गन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मान लीजिए कि गन का मास आपका है कैपिटल M और बुलेट का मास है आपका स्मॉल m। मोमेंटम कंजर्व कीजिए जल्दी से, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, कर सकते हैं आप लोग, इजी है। नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0, so momentum is conserved, बस initial momentum is equal to final momentum। जल्दी से कीजिए, यहाँ पे गन की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दी हुई है और क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, मजल वेलोसिटी। इसका मतलब बुलेट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू गन, आपको क्या करना पड़ेगा, बुलेट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालनी पड़ेगी, बस यही कीजिए पहले। सर इनिशियल मोमेंटम तो 0 होगा। हाँ
0 V naught small m is equal to minus Vm. ठीक है तो 0 हो जाएगा. velocity of bullet with respect to gun is equal to velocity of bullet minus velocity of gun. रिलेटिव का देखो क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ बुलेट चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन प्लस वेलोसिटी ऑफ गन. वेलोसिटी में डायरेक्शन का ध्यान रखिएगा. वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन किस डायरेक्शन में, राइट, ठीक है, इसको प्लस लिखिए. वेलोसिटी ऑफ गन किस डायरेक्शन में है, लेफ्ट, इसलिए माइनस. ये आ गया वेलोसिटी ऑफ बुलेट. आपको इनिशियल मोमेंटम, अभी मैंने गन से फायर नहीं किया है, तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या है, 0. इनिशियल मोमेंटम 0 है, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम कितना है, इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम, ठीक है. इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, माइनस m इनटू v, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, और इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, प्लस m इनटू vv. क्लियर है, तो n इनटू v इज इक्वल टू n v नॉट माइनस v. फॉर्मूलों को रटिए मत, समझिए कितने फॉर्मूले याद करेंगे पूरी सीरीज से, ठीक है. तो इसमें बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट तो नहीं लग रहा, बस आपको इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम इक्वल है. क्वेश्चन को पढ़ते समय ध्यान रखिएगा, अगर मजल वेलोसिटी भी मतलब कि वो टिपिकल में चला गया, रिलेटिव में कोई नहीं सोच पाता जल्दी, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, उसमें लिखा रहता है कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 400 मीटर पर सेकंड. अगर सिंपल लिखा हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 400 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब वो कौन सी वेलोसिटी दी गई है, Vb. विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. अगर मजल वेलोसिटी लिखा हुआ है, इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू गन दिया हुआ. बस इन दोनों चीजों को याद रखिए. अगर फिर सिंपल लिखिए कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 400 मीटर पर सेकंड, अब तो और आसान हो जाएगा. मेरे को ये भी करने की जरूरत नहीं, मैं इनिशियल मोमेंटम से फाइनल मोमेंटम करता हूं. आ रहा है समझ में? यस यस सर. यस सर. देखो मसलन में हम गन के सेट में से हम उसे ग्राउंड के सेट में बुलेट की वो गन की भी ग्राउंड के सेट में, तो हम गन को ही तो रेस्ट पे आ जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे आ जाएगा. कैसे ऑब्जर्वर बन जाएगा ना गन, तो ऑब्जर्वर तो नीचे रेस्ट पे होता है, तो निकालेंगे. अच्छा क्या क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, वो तो बोलेगा कि तो विद रिस्पेक्ट टू गन निकाल, तो रेस्ट पे है, मैं क्वेश्चन ही नहीं पढ़ूंगा, 0 मार्क के आगे बढ़ जाओ, ठीक है. क्लियर यहां तक? यस सर. यस सर. ठीक है, चलिए हेडिंग डाल लीजिए कोलिजन. चलिए कल के लेक्चर का मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि कल के लेक्चर में क्या सीखा, ठीक है, कि आपके क्वेश्चन सॉल्व हों. आपको थ्योरी पूरी क्लियर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन नीट के क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए. ठीक, हमें क्या देखना है, सबसे पहले मैं एक बार स्टार्टिंग से पूरा रिकॉल कराऊंगा तभी से, जहां जो सेंटर ऑफ मास हम लोगों ने पढ़ा. ठीक, तो सेंटर ऑफ मास में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर पॉइंट मासेस हैं तो उसके लिए हमें फॉर्मूला पता है, HCl इक्वल टू m/x1 + m2x2 + m3 से डिवाइडेड बाय टोटल. ठीक है, उसके बाद जब डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम आ जाता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dm into x डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm. ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर डिस्क, इन सब के फॉर्मूले देखे थे 6. ठीक है, उसको याद रखिएगा. ठीक, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कैविटी प्रॉब्लम. कैविटी प्रॉब्लम में हम लोगों ने जो जनरलाइज फॉर्मूला निकाला था, क्या लिखा था, HCl = -A2 by A1 - A2 into R. A2 का मतलब क्या था, वो एरिया जिसको मैंने रिमूव किया. ठीक है, डिवाइडेड बाय A1 - A2 का मतलब क्या था, जो एरिया मेरा बचा हुआ.
ठीक है। और स्मॉल r का मतलब क्या था, दोनों के सेंटर ऑफ मास के बीच की डिस्टेंस। ठीक, ये आपका डिस्क के केस में भी हो सकता है जहां पे एरिया इंक्लूडेड हो, ये स्फीयर के केस में होगा तो वहां पे क्या इंक्लूड हो जाएगा, वॉल्यूम। फॉर्मूला वही रहेगा। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं कि अगर मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को बताइए करवाया था कि नहीं, कि अगर दो मास रखे हुए हैं और एक मास को अगर मैंने शिफ्ट किया तो और सेंटर ऑफ मास को भी शिफ्ट किया तो दूसरे मास को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, करवाया है, करवाया था। ठीक है, करवाया है सर। तो ठीक है, वो जनरल फॉर्मूला उसको एक तरह से याद रखिएगा, डेल्टा एक्सएम इज इक्वल टू m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 डिवाइडेड बाय टोटल मास। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। ये सेंटर ऑफ मास में हमने जनरल मैथमेटिकल फॉर्म में क्वेश्चन किए थे। उसके बाद जो सेकंड पार्ट आता है आपका, वो आता है थ्योरी ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो अभी तक हम लोग कर रहे हैं। थ्योरी ऑफ सेंटर ऑफ मास में हम लोगों ने कहा था कि अगर नेट फोर्स किसी भी सिस्टम पे जीरो है तो इसका मतलब एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, जीरो। अगर एक्सीलरेशन जीरो है तो इसका मतलब या तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पोजीशन पे होगा या तो सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। सेंटर ऑफ मास रेस्ट पोजीशन पे कब होगा, जब इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज जीरो। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास रेस्ट पोजीशन पे। अगर इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, लेकिन एफ नेट अगर जीरो है तो मोमेंटम कंजर्व होगा हमेशा। एफ नेट अगर जीरो है तो मोमेंटम कंजर्व है। जैसे कि अगर मैं इस वाले क्वेश्चन में देखूं, यहाँ पे जो इनिशियल मोमेंटम है क्या है, जीरो है, तो मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है। गन रिकॉइलिंग ऑफ गन, अगर मैं कोई थ्योरी में पूछे कि रिकॉइलिंग ऑफ गन में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या हो जाएगा, तो बुलेट आके मूव कर गया, मैं कहूंगा सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा जहां पे पहले था वहीं पे रहेगा, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम जीरो है। ठीक है, ये थ्योरी का क्वेश्चन बन गया। उसके बाद फिर हम लोगों ने इसमें प्लैंक वाला क्वेश्चन किया है कि अगर आदमी प्लैंक से खड़ा एक जगह मूव किया तो प्लैंक कितना मूव कर जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एम से रिलेटेड है, नीट में कभी नहीं आए। ठीक है, लेकिन एम से इंक्लूड हुआ है तो मेरे को भी नहीं पता कि अगले साल आएगा कि नहीं आएगा। ठीक, इसलिए थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे आप लोग। उसके बाद फिर हमने एक जनरल क्वेश्चन किया था कि मैंने कहा था कि एक बेंच है, बेंच के ऊपर एक आपने का ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक अगर रिलीज होकर नीचे आएगा तो कितना मूव कर जाएगा बेंच। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक mg फोर्स लग रहा था वर्टिकल डायरेक्शन, तभी तो ऊपर से ब्लॉक नीचे आ रहा है। ठीक, तो वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो नहीं है क्योंकि मास का मूवमेंट हो रहा है। अगर नेट फोर्स जीरो होता तो मास नीचे नहीं आता। ठीक, तो वर्टिकल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज होगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो है, इसलिए सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रेस्ट करेगा। ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन जो भी चीजें पूछ रहे हम लोग। उसके बाद फिर हम लोग आगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के क्वेश्चन पे। ठीक है, हम लोगों ने सबसे पहले किया था बॉम्ब एक्सप्लोजन। ठीक, बॉम्ब एक्सप्लोजन में बताया था कि जो इंटरनल फोर्सेस जो डेवलप होते हैं ड्यूरिंग द बॉम्ब एक्सप्लोजन, उसका मैग्नीट्यूड इतना हाई होता है कि उसके कंपैरिजन में mg फोर्स नेग्लिजिबल होता है। ठीक, इसलिए बॉम्ब एक्सप्लोजन के केस में हर एक डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व होता है। वो तो हम लोग ऐसे एक्स वाई प्लेन ले रहे थे ना कि बॉम्ब सिर्फ दो डायरेक्शन में जा रहा है, एक एक्स में जा रहा है एक वाई में जा रहा है। मैंने एक्स वाई प्लेन को लेके माना हुआ था क्वेश्चन, बॉम्ब अगर एक्सप्लोड करता है तो 3 डायमेंशन में मूव करता है ना, वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं सिंपल एक जनरल केस बता रहा हूं, बॉम्ब एक्सप्लोजन में हर एक डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व होता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं किसी भी बॉम्ब को प्रोजेक्टाइल मोशन करवा रहा हूं और किसी भी पॉइंट पे जाके अगर वो एक्सप्लोड कर गया, 10 टुकड़ों में बढ़ गया, तब भी सेंटर ऑफ मास हमेशा प्रोजेक्टाइल मोशन मिलेगा। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन नहीं चेंज होने वाली। ठीक है, क्योंकि नेट फोर्स जीरो है। ठीक, उसके बाद हम लोग आगे थे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम और इन सब चीजों को हमने उसके अंदर बैच के अंदर घुस गया, पेनिट्रेट कर गया। तो उसमें हमने सिंपल से कॉन्सेप्ट ये सीखा कि अगर सिंगल ब्लॉक है, ठीक है, और एक बुलेट है जो पहला क्वेश्चन करवाया, अगर उसमें अगर वो पेनिट्रेट कर गया तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ठीक, उसके बाद अगर स्प्रिंग लगा हुआ है तो जिस ब्लॉक के साथ बुलेट हिट कर रहा है सिर्फ वो दोनों सिस्टम क्या होंगे, कंजर्व मोमेंटम। ठीक है, लेकिन अगर स्प्रिंग भी लगा हुआ है तो तीनों को इंक्लूड करना पड़ेगा।
ठीक है, बस ये चीज हम लोगों ने कल की क्लास में देखी और आज आपने रिकॉलिंग ऑफ गन बस एक पॉइंट को ध्यान में रखना है कि मल्टीपल वेलोसिटी गिवन है, जल्दबाजी में हम लोग ये गलती कर देते हैं। ठीक, जहां तक प्रैक्टिस आप लोग क्या करते हैं कि बुलेट की स्पीड डी रहती है, क्योंकि बुक में ज्यादातर बुक में डेरिवेशन भी यही किया हुआ है। मैं बताता हूँ डेरिवेशन में भी क्या किया हुआ है हर एक बुक में। मैंने कहा कि बुलेट से जा रहा है v वेलोसिटी से, तो आपसे पूछा कि गन कितनी वेलोसिटी से पीछे जाएगा, कैपिटल ये मेरे को निकालना है। आपने देखे होगा हर एक बुक में ये डेरिवेशन किया हुआ है, रिकॉइलिंग ऑफ गन। तो ये आपका कैपिटल एन है, ये स्मॉल एन है, तो आपने कहा कि इनिशियल मोमेंटम 0 था, इनिशियल मोमेंटम 0 होगा तो फाइनल मोमेंटम स्मॉल एन into v minus capital N into capital V। तो यहाँ से v is equal to small m divided by capital N into v। ये फॉर्मूला याद करते हैं आप, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मल्टीपल वेलोसिटी नहीं है, यहाँ पे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बुलेट की स्पीड है, ठीक। उसको थोड़ा सा चेंज किया था कि अगर ये इसकी स्पीड विद रेस्पेक्ट टू गन दी है तो कैसे हम लोग रिलेटिव का कांसेप्ट अप्लाई करें, ठीक है। तो यहाँ तक आपका खत्म हो चुका है, बस छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखेंगे, सभी क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक कोलिजन। उससे पहले हम लोग पढ़ते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। देखिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में जो चीज आपने पढ़ी है वही चीज मैं बताऊंगा, मैं ज्यादा डीप नहीं जा रहा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करूंगा। आप लोग पढ़ते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन divided by velocity of approach। ये सिंपल फॉर्मूला है, कभी भी फॉर्मूले को ऐसे मत याद कीजिएगा जैसे आप लोग बुक में याद करते हैं d1 minus d2 divided by u2 minus u1, ऐसा लिखा रहता है बुक में, ठीक है। ऐसे कभी भी फॉर्मूले को याद मत कीजिएगा, सिंपल याद रखिए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक। क्योंकि ऐसे याद रखेंगे तो साइन कन्वेंशन में कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। अभी ये क्वेश्चन करवा दूंगा कंफ्यूज करने के फॉर्मूले के हिसाब से कैसे प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। ये फॉर्मूले को कभी मत याद कीजिएगा, सिंपल याद रखिए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या अगर दो बॉडी आपस में कोलाइड कर रही हैं, ठीक है, अगर मैंने कहा कि दो बॉडी आपस में कोलाइड कर रही हैं तो इसमें दो चीजें होती हैं। कोलिजन को हम लोग बेसिकली डिवाइड करते हैं कितने पार्ट, पहले तो बेसिकली इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, हेड ऑन कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन, और उसके बाद कोलिजन तीन टाइप के, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, पार्शियली इलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब क्या हुआ, परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब हुआ E is equal to 1, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू क्या होगी 1। अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। कोलिजन में किसी बॉडी मूव कर रही है, इसे मैंने सिंपल काइनेटिक एनर्जी लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे के केस में काइनेटिक एनर्जी आपकी कंजर्व होगी परफेक्टली इलास्टिक के केस में। अगर परफेक्टली इनइलास्टिक है तो E की वैल्यू क्या होती है, 0, ठीक है। E की वैल्यू 0 होगी और काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। सेकंड पॉइंट,
मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इस केस में काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम लॉस होगा। पार्शियली इलास्टिक में E की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी। इस केस में भी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। बस इस बेसिक चीज को याद रखिए। उसके बाद इस पे आते हैं हेड ऑन। सर एक क्वेश्चन इसमें मोमेंटम का भी आया था, तो मोमेंटम किसमें कंजर्व्ड रहता है? क्या क्या? एक क्वेश्चन से मोमेंटम का भी आ गया था कि परफेक्टली इलास्टिक में मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है। हाँ, मोमेंटम तो इसमें कंजर्व है। ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे बाई पार्ट्स एक एक करके बताऊंगा कि मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए। मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए हमेशा याद रखिएगा कि आपका जो फाइनल एफ नेट क्या होना चाहिए? 0। बस इस चीज को याद रखिएगा। एफ नेट 0 होगा तो मोमेंटम कंजर्व होगा। वो ऑलरेडी पढ़ चुके। अभी एक करके क्वेश्चन करेंगे तीनों। सब हो गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दो चीजें आती हैं कोलिजन में, हेड ऑफ कोलिजन और ऑब्लिक कोलिजन। ठीक, अब म्यूट करके रखिए इसका। दो चीजें आती हैं, लाइन ऑफ मोशन और एक होता है लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट का मतलब क्या होगा? देखिए जैसे कि मैंने कहा कि ये बॉडी है, ये ए बॉडी है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है u1 वेलोसिटी से। ये बी बॉडी है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है u2 वेलोसिटी। तो ये जो लाइन है ये क्या है? लाइन ऑफ मोशन। किस डायरेक्शन में जो बॉडीज हैं मूव कर रही हैं। ठीक है, तो ये आपका लाइन ऑफ मोशन है। अब दोनों बॉडी आपस में टकराई, ये बॉडीज आपस में टकरा रही हैं। तो ए वाली बॉडी इस पे नॉर्मल लगाएगी इस डायरेक्शन में, बी वाली बॉडी इस पे नॉर्मल लगाएगी इस डायरेक्शन में। तो जो नॉर्मल का डायरेक्शन है हमेशा याद रखिएगा, ज्यादातर केसेस आपके क्या होते हैं? बॉल के केसेस, कोलिजन। ठीक है, और इसमें 99% चांस है कि बॉल ही देगा, कोई क्यूब की बॉल नहीं देने वाला। ठीक, हम लोग यही कहते हैं कि एक बॉल है आपके हाथ में, उसको आपने ग्राउंड पे फेंका, वो स्ट्राइक करके कोलाइड करके ऊपर आ रहा है, किसी एंगल पे जा रहा है। ठीक, तो जब भी कोलिजन होगा तो सर्कल के केस में जो नॉर्मल होता है हमेशा कहां से पास होता है? सेंटर से। इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे नॉर्मल आपका सेंटर से पास हो रहा है, तो दोनों नॉर्मल की लाइन को जोड़ दीजिए। इसको कहते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो हेड ऑफ कोलिजन की डेफिनेशन क्या है? अगर लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट सेम डायरेक्शन में है तो हेड ऑफ कोलिजन। If line of motion and line of impact is in same direction, then it is head-on collision.
क्लियर? अब देखिए जैसे कि दूसरा केस मैंने लिया, एक बॉल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है u1 स्पीड से, एक दूसरा बॉल है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है u2 स्पीड से, ठीक है, इस डायरेक्शन में। अब ये दोनों आपस में टकराए ड्यूरिंग कोलिजन, ये बॉल टकराए, ये बॉल, ठीक है। अब जो नॉर्मल का डायरेक्शन होगा वो ये होगा, ये क्लियर है, सेंटर से पास होगा। तो ये जो डायरेक्शन है ये क्या है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक। अब इस वाले केस में लाइन ऑफ मोशन तो ये था, ठीक, और लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये है। अगर इन दोनों के बीच में कोई एंगल आ जाए तो उसको हम लोग कहते हैं ऑब्लिक कोलिजन, ठीक है। तो ये ऑब्लिक कोलिजन सेकंड केस। अगर लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट के बीच में कोई एंगल हो तो उसको हम लोग कहते हैं ऑब्लिक कोलिजन। क्लियर है? यस सर। नोट करके एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, जो आप लोग कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो ये जो भी वेलोसिटीज हैं वो हमेशा किस डायरेक्शन में होने चाहिए, लाइन ऑफ इम्पैक्ट की डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिखा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, मैं थोड़े से बस इसको ऐसे लिख रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे, v1 v2 u1 u2, v1 v2 u1 u2, वेलोसिटी कंपोनेंट along line of impact, velocity component along line of impact, ये सब जितनी भी वेलोसिटीज हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट के डायरेक्शन वाली वेलोसिटीज हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मैंने कहा कि एक बॉल है जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड, और एक बॉल है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है 1/2। फाइंड स्पीड ऑफ balls after collision। ट्राई कीजिए, फॉर्मूला आपके पास है।
बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्म में। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे बॉल और बॉल के बीच में कोलिजन हो रहा है, तो बॉल के कंपैरिजन में जो बॉल है वो तो काफी बड़ा है। ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा अगर बॉल लिखा हुआ है, ये आपको मानना पड़ेगा, ठीक। तो बॉल क्या है, बॉल के कंपैरिजन में काफी बड़ा है, इसका मतलब कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर। बॉल की वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं आफ्टर कोलिजन देखूं, आफ्टर कोलिजन आपका 10 मीटर पर सेकंड से ही मूव कर रहा होगा, और आपने बॉल को मान लिया वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है v वेलोसिटी, आफ्टर कोलिजन -12 17.5 E is equal to, जब कोलिजन हुआ तो नॉर्मल इस पे इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, और ये बॉल इस पे नॉर्मल इस डायरेक्शन में लगाएगा, ठीक। तो ये जो डायरेक्शन है यही क्या है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी, ये सब इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट की डायरेक्शन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, कितनी वेलोसिटी से दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, v - 10। रिलेटिव को कॉन्सेप्ट को लगाइए, v - 10 होता है। इसको मैं रेस्ट पे करूंगा, बॉल को ये कितनी वेलोसिटी से आगे जाता होगा, v - 10 से। वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बॉल यही होगा, v - 10 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये दोनों कितनी वेलोसिटी से एक दूसरे के पास में आ रहे हैं, 5 + 10। तो देखिए v की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, ये 1/2 था, 7.5 + 10 17। सर मैंने 10 - v कर दिया था। क्या सर मैंने 10 - v करा था। अभी वो कॉन्सेप्ट ही बता, वो गलत क्यों है? पर ये 15 कैसे हुआ? एक बॉडी इस डायरेक्शन में चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से, और एक बॉडी इस डायरेक्शन में आ रही है 5 मीटर पर सेकंड से। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, ठीक है, वही लिखा, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसका मतलब है रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको और देखते हैं। मैंने कहा कि ए बॉडी है, ये u1 स्पीड से आ रहा है, ये b बॉडी है, ये u2 स्पीड से आ रहा है, ठीक। अगर दोनों को कोलिजन करना है तो किसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, सर a की, U1 की। U1 ठीक। अब कोलिजन हुआ, ड्यूरिंग कोलिजन b पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है और a पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है, सिर्फ एबिलिटी क्या है, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि a पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में, और a का मूवमेंट किस डायरेक्शन में था, राइट डायरेक्शन। तो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज। तो आफ्टर कोलिजन a की वैल्यू हो गई v1 और b की वैल्यू हो गई v2।
अब बी वाले पे बी पे नॉर्मल लग रहा है आगे की तरफ, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी भी आगे की तरफ थी, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, v2 इज ग्रेटर देन v1। ये हमेशा होता है, ठीक है। तो अगर दोनों बॉडी टकराती हैं तो दोबारा नहीं टकराती, उस इंसिडेंट के बारे में बात करो जिसमें टकराई तो दोबारा नहीं टकराएगी। इसलिए इस केस में आपने वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में इसको बड़ा माना है, क्योंकि जब बॉल इससे टकरा जाएगा तो टकराने के बाद दूर भागेगा इससे, ठीक है। इसलिए v माइनस 10 किया है, ना कि 10 माइनस b किया, ये ज्यादा है। क्लियर है? Yes, sir. Find speed of ball after collision. Find speed of ball after collision. हमेशा ध्यान रखिएगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। जितने भी वेलोसिटीज हैं वो सभी किस डायरेक्शन में होने चाहिए, लाइन ऑफ इंपैक्ट। बस लाइन ऑफ इंपैक्ट पहले बनाइए और उस डायरेक्शन में वेलोसिटी के कंपोनेंट्स निकालिए। E की वैल्यू 1/2। ये पूछा है जल्दबाजी मत कीजिए। 15 Sir, 17. नहीं मैं बाबा मैंने स्पीड पूछा है, जल्दबाजी मत कीजिए, आप लोग एक ही चीज निकालना। आपने ये कंपोनेंट निकाले, ये कितना है 8, ये कितना है 6, ये तो निकाल लिया होगा ना। 10 cos 37 10 sin 37। लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या है, ये बॉल टकरा है, ये लाइन, ठीक है। इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है 6 और इस डायरेक्शन में है 8 और इस बॉल की स्पीड है 10। तो मेरे को तो किस डायरेक्शन वाली वेलोसिटी लेनी है, लाइन ऑफ इंपैक्ट के डायरेक्शन, वर्टिकल वाली, ठीक है। टकराने के बाद अच्छा अभी यहाँ पे ये देखिए कौन से वेलोसिटी के कंपोनेंट्स पे फर्क पड़ता है, जो लाइन ऑफ इंपैक्ट के डायरेक्शन में होता है, ठीक है, और दूसरे वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक। तो यहाँ पे लाइन ऑफ इंपैक्ट के डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकंड, तो इसकी वेलोसिटी पे फर्क पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ड्यूरिंग कोलिजन में जब बनाया जाएगा, आफ्टर कोलिजन इसकी स्पीड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना, क्योंकि बॉल है, ठीक। बॉल
ऊपर जा रहा होगा किसी v वेलोसिटी से और इसकी हॉरिजॉन्टल तो 60 रहेगी, हॉरिजॉन्टल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो लाइन ऑफ इफेक्ट के डायरेक्शन में नहीं है, ठीक। तो बस जल्दी से लगा दीजिए कोएफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो जाएगा v - 10, है ना, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ये नीचे आ रहा है 8 मीटर पर सेकंड से। सर मैं 19 बोला तो था। तो मैंने भी बोला था। सर ये 18 कैसे हुआ? ये 10 से ऊपर जा रहा है, ये 8 से नीचे आ रहा है, अभी तो बताया था। कितनी होगी रिलेटिव वेलोसिटी? हाँ सर आ गया। मैंने क्या पूछा है, ये v कितना आया, 19। ये 6 आया, तो रिजल्टेंट तो ये होगा ना, कितना होगा √19² प्लस। अब आगे समझ में मेरे को तो रिजल्टेंट बताना पड़ेगा ना कि कितना रिजल्टेंट। क्या इस क्वेश्चन में आप लोग ये भी पता लगा सकते हैं कि ये एंगल कितना होगा? अगर आपसे पूछे कि कितने एंगल पे ये कोलाइड करके निकला, निकाल सकते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है 6 डिवाइडेड बाय 8। क्लियर है? यस सर। तो डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन आते हैं और सिंपल क्वेश्चन होते हैं, टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते काम। और प्लीज आप लोग फॉर्मूलों को रटिए मत। देखो पता है नीट वाले तो सब रटे जाते हैं, ये बिगर मास है, ये स्मॉलर मास है, तो ये फॉर्मूला लगाना है, ये अगर इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी कम है, तो ये फॉर्मूला लगाना है, 10 फॉर्मूले याद हो जाएंगे। अब कई बार स्कूल में पूछा है, फिर से क्वेश्चन लेकर आते हैं सर इसमें तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, क्यों अप्लाई नहीं हो रहा, तभी भी आंसर गलत आ रहा है। अब वो उसी में रहते हैं कि सब फॉर्मूले से क्यों नहीं आता, मैं बार-बार कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, वो फॉर्मूले के पीछे पड़ा हुआ, ठीक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज फॉर्मूले को मत रटिए, क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। 10 फॉर्मूले रटेंगे तो 10 में कंडीशन भी है कि ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है। एग्जामिनेशन में हमने कितने कंडीशन याद रखी थी, अभी तो 7वें चैप्टर में 23 और बचेंगे, ठीक है। मान लीजिए कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की ग्राउंड है और कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ई दिया हुआ, एक बॉल है जो कि इस डायरेक्शन में आ रहा है v0 स्पीड से, ठीक है। मेरे से पूछा है कि फाइंड आउट द स्पीड ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन, जल्दी से निकालिए, बहुत सिंपल है। इसी कॉन्सेप्ट पर भी एक दो न्यूमेरिकल करो। आफ्टर कोलिजन आपको निकालने की स्पीड, तो आपने मान लिया कोलिजन के बाद ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये तो रेस्ट है ना, तो ये कितनी वेलोसिटी से दूर भाग रहा है v0 सॉरी v डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, कितनी वेलोसिटी से इसके पास आ रहा है v0, तो v इज इक्वल टू क्या आ गया e v0। Find angle
vertical after full stop. जल्दी से जल्दी सेम क्वेश्चन किया था हम लोगों ने। सर ये 37 डिग्री है। हाँ 37 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा 8। लाइन फोर मीटर पर ये ना वर्टिकल, ठीक है। तो अभी आपने देखा So 3/2. लाइन ऑफ इंफिनिटी डायरेक्शन, और उसके लिए भी आपने निकाला जनरल फार्मूला E = AB0, क्योंकि ये रेस्ट है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, टकराने के बाद ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, E × V0। E कितना है 1/2 और V0 कितना है 8, और ये कितना है 6। ये एंगल मान लीजिए थीटा, तो tan थीटा = परपेंडिकुलर 6 डिवाइडेड बाय 6। क्लियर है? एक बॉल को आपने प्रोजेक्ट किया 10 मीटर पर सेकंड से एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको दिया हुआ है 1/2। तो बॉल क्या करेगा, ये ऐसे जाएगा, फिर ग्राउंड से टकराएगा, ठीक है। टकराने के बाद ये फिर से इधर ऐसे होगा। तो मेरे से ये पूछा, फाइंड सेकंड रेंज R2, फाइंड R2। क्वेश्चन क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है, जल्दी से कीजिए, ट्राई कीजिए। रोटेशन के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी और सॉलिड सबसे लास्ट में करूंगा, क्योंकि आपको भी पता है कि पिछले 10 सालों में कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो जिसमें नहीं आया उसको अभी नहीं करेंगे, सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है। और ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करेंगे तो चीजें आसानी से समझ पाएंगे, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद ग्रेविटेशन करेंगे। सर रोटेशन कब तक बाइंड अप करेंगे? मैक्सिमम नेक्स्ट वेडनेसडे तक हो जाना चाहिए, मैक्सिमम कोशिश उससे पहले की रहेगी।
देखिए यहाँ पे आपने क्या किया, वेलोसिटी के कंपोनेंट्स निकाल दिए। ये कितना होगा 8, ये कितना होगा 6। आपको पता है ये वापस जब ग्राउंड पे आ रहा होगा उस समय भी इसकी स्पीड हॉरिजॉन्टल में तो वही रहेगी, वर्टिकल में 6 रहेगी। क्लियर है? टकराने के बाद इसकी वर्टिकल स्पीड कितनी हो जाएगी, E इंटू वी नॉट, अभी बताया। ठीक है, तो वर्टिकल स्पीड कितनी हो जाएगी, E इंटू वी नॉट। E की वैल्यू 1/2 इंटू वी नॉट कितना है 6। हॉरिजॉन्टल तो वही रहेगी, हॉरिजॉन्टल की कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रेंज का फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू आप लोग लिखते हैं U स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय G, ये लिखते हैं। इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई, U स्क्वायर sin 2 थीटा को आपने लिखा 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय G। U sin थीटा का मतलब क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, U cos थीटा इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन into 2 divided by G। रेंज का ये भी एक फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखिए मेरे को तो R2 निकालना है। अगर मेरे को R2 निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितना है 3, इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन 8 डिवाइडेड बाय 10। आगे यस सर। मान लीजिए इसी फॉर्मूले को मेरे को थोड़ा सा जनरलाइज करना है, डायरेक्ट अप्लाई करना है। ठीक, तो मेरे को R N निकालना है। जैसे ये फर्स्ट रेंज हो गया R1, ये सेकंड रेंज हो गया, फिर से कोलाइड करके आगे जाएगा ये R3 हो जाएगा, फिर ये आगे जाएगा तो ये R4 हो जाएगा, ये ऐसे चलते जाएगा। तो मैंने बोला कि RNX कितना हो, जल्दी से कीजिए, निकालिए जनरल फॉर्मूला निकाल सकते हैं आप, तो निकालिए। जनरलाइज कर रहा हूं इसको, ट्राई कीजिए। तो बस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है बार बार। क्या क्या, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो चेंज होएगा ई के साथ, बाकी तो सब सेम ही रहेगा। आपने किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में y मान लिया और ये यूएस मान लिया, बॉडी ऐसे, ये पहला रिंग है R1, फिर टकराने के बाद ऐसे R2, फिर टकराने के बाद ऐसे R3, तो ऐसे ही चलते जाता है। ठीक, जब यहाँ पे टकराएगा, जब पहली बार टकराया तो इसकी कौन सी वेलोसिटी पे फर्क पड़ेगा, वर्टिकल। तो वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी E into uy। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल तो सेम है। फिर से जब टकराएगी तो कौन सी वेलोसिटी पे फर्क पड़ेगा, वर्टिकल वेलोसिटी कितनी थी E into uy, अब कितनी हो जाएगी E से मल्टीप्लाई E स्क्वायर U1 uy सॉरी। फिर से टकराएगी तो E क्यूब uy ux, ऐसे ही चलता जाता है। अगर हम लोग R1 लिखें तो R1 इक्वल टू क्या लिखेंगे 2ux y डिवाइडेड बाय g। R2 क्या लिखेंगे 2ux uy डिवाइडेड बाय g इनटू e। इसको क्या है E R1 लिख सकते हैं,
R3 लिखेंगे तो 2UX UY क्या आ रहा है E स्क्वायर। क्या मैं इसको E स्क्वायर R1 लिख सकता हूँ? ठीक है, अब देखिए आप जनरलाइज कर सकता हूँ। जब R2 आ रहा था तो यहाँ पे E की पावर 1 आ, जब ये R3 आ की रहा है पावर तो n हो E की जाएगा पावर सर, 2 आ। e की तो पावर उसी n तरीके से जब Rn आएगा E की पावर n-1 1 और R1 का मतलब क्या पहला लेंगे। क्योंकि अगर क्वेश्चन दे दिया पूछा जाए आपसे R8 कितना होगा तो हम लोग हर एक केस में निकालेंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूले पुट कर दीजिए। इसी क्वेश्चन में क्या आप लोग Pn निकाल सकते हैं कि जब nth रेंज कवर कर रहा होगा उसका उस समय टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहा होगा। सेम तरीका है, T1 निकालिए, T2 निकालिए, T3 निकालिए, आपको पता चलेगा कि कैसे जनरलाइज करना। अगर मैं T1 निकालूंगा तो 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g, लेकिन 2u का मतलब क्या हो गया u by डिवाइडेड बाय g। T2 कितना हो जाएगा 2u डिवाइडेड बाय g into e, वर्टिकल वेलोसिटी e into u हो गई, तो ये कितना आ गया e into t1। उसी तरीके से t3 कितना आ जाएगा e स्क्वायर t1। तो इन जनरल tn कितना आ जाएगा e की पावर n-1 into t। सर हो गया। नोट कर लिए। एक बॉल को आपने x साइड से ड्रॉप किया, ये x साइड, ये ग्राउंड है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन h दिया हुआ है। तो आपसे पूछा गया बॉल आया, टकराया, टकराने के बाद फिर ऊपर गया, फिर टकराया, फिर ऊपर गया, फिर टकराया, फिर ऊपर गया, फिर टकराया, फिर ऊपर गया, कुछ देर के बाद जाके वो रेस्ट पे आता है। ऐसे ही होता है, कोलिजन हो रहा है, ऐसे टकराते 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 वाइब्रेशन कम हो जाता है। ठीक, वही मेरे से पूछा कि टोटल टाइम कितना लगा। फाइंड टोटल टाइम। h के टर्म में निकालिए, पहले का आंसर भी बताओ, याद है? याद है? कैसा है? इसको एज ए क्वेश्चन के रूप में कीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो और कुछ नहीं, वैसे तो आखिर में फॉर्मूले ही याद करने, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत 10 तरीके से फॉर्मूले का डेरिवेशन चाहिए। सर इसका वैसा कुछ था ना √2h वाला। √2h अपॉन g e - 1 डिवाइडेड बाय e प्लस 1। यस सर। कैसे कैसे है वही बता। ये सिंपल है, मोशन या ग्रेविटी का क्वेश्चन है। देखिए मैं हिंट दे रहा हूं कैसे करेंगे। जब बॉल ऊपर से नीचे आया तो ये जब टकराएगा इसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी √2gh। टकराने के बाद
इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? E into root 2 GH. फिर से ऊपर गया, फिर से वापस आया, वापस आते समय भी तो वही स्पीड रही होगी ना। फिर से टकराने के बाद ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? A into B, E स्क्वायर हो जाएगा। फिर ऊपर गया, अब नीचे आया, फिर से टकराने के बाद ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? फिर ऐसे क्या, ऐसे ही जा रहा है ना कंटिन्यूएशन में, निकालिए निकालिए। ये निकालना है और आपको ये भी निकालना है कि फाइंड टोटल डिस्टेंस। सर ई की वैल्यू दे दो कोई। ई के टर्म में निकालना है मेरे को आंसर ई और एच के टर्म में चाहिए। ओके सर। टोटल डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? पहले कितनी डिस्टेंस कवर किया इसने? कैपिटल एच। मैंने कहा कि पहली कोलिजन के बाद ये कितने मैक्सिमम हाइट तक गया? h1, तो कितनी डिस्टेंस हो जाएगा? 2h1, फिर 2h2, फिर 2h3, ऐसे चलता जाएगा। तो मेरे से पूछा है कि टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर किया। डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछ रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट तो 0 है। दोनों क्वेश्चन कीजिए, मैं इसलिए करवा रहा हूँ कोलिजन के कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो डेरिवेशन आपने कर लिया। ये 2 डेरिवेशन कम से कम कोलिजन के 5 अच्छे क्वेश्चन को कवर करता है। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे रॉकेट प्रोपल्शन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सैटरडे को। सर कल क्लास नहीं है? अच्छा, आप लोग को डाउट है क्या? नहीं, कल अभी तो नहीं है सर। अभी तो नहीं है। है डाउट? हाँ सर अभी नहीं है। ठीक है, तो कल एक क्लास होगी आपकी 1 बजे से 1 से 2 रेगुलर क्लास, ठीक है। और डाउट के लिए जितने भी हैं उसके लिए नेक्स्ट वीक टाइम दे दूंगा, आप लोगों को कल दे दूंगा टाइम। कल कौन सी क्लास है? 1 से 2 क्या पढ़ेंगे? रॉकेट प्रोपल्शन। इसी के आगे, हाँ ठीक है सर। ठीक है। डाउट सेशन कर लीजिए, तब तक प्रैक्टिस कर लीजिए, नेक्स्ट वीक में डाउट सेशन रखेंगे फ्राइडे को, ठीक है। तो अगर कल क्लास में तो मोस्ट प्रोबेबली तो दूसरे तक हम लोग खत्म कर देंगे, वाइंड अप कर देंगे, तो ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सब था। वेलकम।